गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलें एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं दिख रहा हूं, नोट्स दिख रहे हैं, पीछे बोर्ड दिख रहा है आपको। क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? किरण ने लिख दिया, लक्ष्मण ने लिख दिया, पुतिन ने लिख दिया, रावत ने, निधि ने। ओके भाई, सब कुछ क्लियर है। दिव्यानी ने, दिनेश ने लिख दिया है। शुरू कर दें अपन क्लास। चलो बढ़िया, मौर्या ने भी लिख दिया, स्वरूप ने भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। छोटा टॉपिक है आज का और सबसे लास्ट टॉपिक है अपना बैक्टीरियोलॉजी का, एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन से होते हैं हमारे बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग से अच्छे से स्टेन नहीं हो पाए, उन्हें अपन एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं, क्योंकि उनको अपन को स्टेनिंग करते हैं तो एक दूसरी स्टेनिंग अपनी लगती है AFB वाली, ZN स्टेन से अपन उसको स्टेन करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे AFB कहलाते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई कहलाते हैं। ठीक है, छोटे टॉपिक है। टॉपिक कवर करने के बाद अपन एक आपका डाउट सेशन रखेंगे। बहुत बढ़िया है ना। तो अभी फिलहाल आप चैट पे मत जाओ, पहले आप थ्योरी को समझ लो, है ना। उसके बाद में अपन, मैं एक बार आपकी चैट ही बंद कर देता हूँ, है ना। तो चैट बंद करके अपन पहले क्लास को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर अपन बातचीत करेंगे ना। आज आप लोगों के मैं माइक ऑन करूंगा, तो आपको जो भी बातचीत करना हो तो आप कर सकते हैं। पहले अपन अपने आज के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई ऐसे बैक्टीरिया जो आसानी से स्टेन नहीं होते। आसानी से स्टेन मतलब ग्राम स्टेनिंग से, ग्राम स्टेनिंग से आसानी से स्टेन नहीं होते। और लेकिन अगर अपन स्टेनिंग करें तो एक बार अगर स्टेनिंग हो गए तो वो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ डीकलराइज नहीं होते, उन्हें अपन एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग से अच्छे से स्टेन नहीं हो पाते। और ये होता क्यों है? एक बार अगर स्टेन हो गए तो उसको अपन डीकलराइज नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके जो सेल वॉल है उनमें एक माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जितने जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो एसिड फास्टनेस होता है, एसिड फास्टनेस का मतलब ये है कि भाई, है ना, अपन एक बार अगर स्टेन हो गए तो स्टेन होने के बाद डीकलराइज नहीं होते, तो ये उसकी एसिड फास्ट स्टेननेस कहलाएगी। तो ये एसिड फास्टनेस जो होती है वो उनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ही होती है। और माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए ऐसे जो बैक्टीरिया हैं उन्हें अपन माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम, ध्यान रखना आप, है ना। एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं उन्हें अपन माइकोबैक्टीरियम में कहते हैं। और माइकोबैक्टीरियम कहने के एक्चुअली दो कारण हैं। वैसे तो माइकोबैक्टीरियम अपना माइकोलिक एसिड हो रहा है, इससे भी रिसेम्बल कर रहा है। इसके अलावा एक कारण और भी है, ये जो बैक्टीरिया है वो एक माइसीलियम से थोड़े से रिसेम्बल होते हैं। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम एक्चुअली एक फंजाई होते हैं। माइकोलॉजी अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, माइकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, है ना, तो अपन ने पूरा छोड़ रखा है। लेकिन फिलहाल थोड़ा समझ लो, एक फंजाई होती है, एक फंगस होता है जिसका नाम होता है माइसीलियम। तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो माइसीलियम से रिसेम्बल करते हैं, और साथ में इनकी जो सेल वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड की बनी हुई होती है। तो ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसे बैक्टीरिया को अपन माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर पाते हैं। स्ट्रेट होते हैं या फिर स्ट्रेट होकर थोड़ा बहुत कर्व हो सकते, थोड़े बहुत मुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में ये स्ट्रेट बेसलाई होते हैं। ठीक है, और ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं ये। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि भाई फंगल जो है वो माइसीलियम, तो माइसीलियम की जैसी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है वो ब्रांचिंग फिलामेंट बना रहे हैं, और हमारे जो ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं वो फंगस बनाते हैं। फंगस की ये मेन प्रॉपर्टी है। फंगस जो है वो घास की तरह उगते हैं, है ना, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करके ये ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं हमारे फंगस। और उन्हीं के तरह ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं, तो माइसीलियम से रिसेम्बल करते हैं। तो शुरुआत में जो एक्चुअली वर्ड निकला था माइकोबैक्टीरियम, वो माइसीलियम से ही निकला था, है ना। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए और एग्जाम में अगर ऑप्शन में लिखा है कि किस वजह से हम इसको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि माइकोबैक्टीरियम का नाम माइकोबैक्टीरियम क्यों पड़ा, तो उसका पहला कारण जो था वो यही था कि माइसीलियम से ये रिसेम्बल करते हैं, इसलिए हम इनको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। लेकिन आगे जाके एक प्रॉपर्टी और मैच कर रही है कि इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे मेन रीजन अगर अपन बोले तो माइकोबैक्टीरियम जो अपन बोलते हैं वो माइसीलियम की वजह से ही बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। माइकोबैक्टीरियम जितने भी होते हैं उनको अपन तीन कैटेगरी में
क्लासिफाई करते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। दूसरी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और तीसरा फिर नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में एनटीएम भी बोलेंगे। तो जो जितने भी हमारे माइकोबैक्टीरियम हैं उनको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्यूबरकुलोसिस वाले स्पीशीज, लेप्री और नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम। तो 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी को अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपना आता है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आएंगी। अपने लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना जरा आप। जीनस, अपन जब अभी तक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे थे तो बैक्टीरियोलॉजी में एक जीनस होता है और जीनस के अंदर फिर स्पीशीज आती हैं। तो जब अपन जीनस का नाम बोलेंगे तो यहाँ पर जीनस में कॉम्प्लेक्स शब्द जुड़ जाएगा, और उन्हीं में से एक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस को अपन अपनी कॉमन भाषा में टीबी भी बोलते हैं। टीबी इसकी वजह से होती है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस को छोड़कर बाकी की स्पीशीज की बात करें तो और दूसरी जो स्पीशीज हैं उनके सबके नाम आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा याद रख लें आप। कुछ कुछ इसमें मेन है, जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस हो गया, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम हो गया, माइकोबैक्टीरियम कैप्री हो गया, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी हो गया है, माइकोबैक्टीरियम पिन्नीपेडी हो गया है, और माइकोबैक्टीरियम कैनेटी हो गया है। तो ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज हैं। हालांकि अपने लिए ये जो स्पीशीज हैं वो नॉन पैथोजेनिक है, बहुत ज्यादा रेयरली ही डिसीज कॉज करती हैं, तो अपने लिए इनको अपन को नहीं पढ़ना है। अपने लिए जो मेन इंपोर्टेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे कि टीबी होती है। टीबी है ना, टीबी क्या है? टीबी जो है वो एक लंग्स का इन्फेक्शन है, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन होने के साथ साथ सिम्टम्स इसके जो आते हैं उसमें एक मेन सिम्टम्स है कफ। कफ आना, है ना, लगातार खांसी चलना, करीब 7 दिन से ज्यादा अगर खांसी चलती है तो वो टीबी का एक मेन सिम्टम्स माना जाता है। लेकिन कफ के अलावा फीवर होना, वेट लॉस होना, नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आना, ये सब कुछ जो है ये भी ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी टीबी के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कफ के सिम्टम्स कम होते हैं, और कफ के अलावा बाकी के सिम्टम्स जैसे वेट लॉस होना, नाइट स्वेटिंग होना, फीवर होना, ये सारे सिम्टम्स उनको आते हैं, तो उन्हें भी हम फिर टीबी की कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। एक बात सब में कॉमन है भाई, जितनी भी जो बैक्टीरिया हैं जिनसे अगर लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उनका जो ट्रांसमिशन होगा वो ड्रॉपलेट के इनहेलेशन के थ्रू होगा। ड्रॉपलेट मतलब सांस लेने के थ्रू, सांस लेते टाइम अगर बैक्टीरिया को अंदर ले लें, हवा के थ्रू अगर अपन अंदर ले लें तो उससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिनसे भी जितने भी बैक्टीरिया अपन इससे पहले पढ़े हैं, जैसे निमोनिया हो गया, लंग्स इन्फेक्शन वाले, है ना, उन सबका जो ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट के इनहेलेशन की वजह से ही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक आध दो बैक्टीरिया ही अगर अपन सांस लेने के थ्रू अंदर ले लें तो अपन को इन्फेक्शन हो जाएगा। एक नंबर, कम से कम एक कुछ नंबर हमारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएंगे तभी हमको इन्फेक्शन होता है, तो इसे अपन इसका बेसिलरी लोड कहते हैं। और एक इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए स्पूटम में कम से कम 10⁴ बेसिलाई होना जरूरी है। अगर इससे कम बेसिलाई है तो ऐसा पेशेंट जो होता है वो डिसीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है ना। मतलब कोई अगर टीबी का पेशेंट है तो टीबी के पेशेंट में भी अगर उसका बेसिलरी लोड कम है, बैक्टीरिया अगर उसमें कम है स्पूटम में, तो ऐसा जो पेशेंट होता है वो टीबी का ट्रांसमिशन नहीं कर पाता, या अपन ये कहें कि उससे ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसे अपन उसका बेसिलरी लोड कहते हैं। बेसिलरी लोड कितना होता है? अच्छा, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, 10⁴ बेसिलाई पर ml। 1 ml स्पूटम के अंदर 10⁴ का मतलब क्या है? आप एक के आगे 4 जीरो लगा दोगे तो 4 जीरो हमारी कितने के बराबर हो जाएंगी? 10,000। तो 1 ml में अगर 10,000 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, अगर इतने बैक्टीरिया, इतने बेसिलाई प्रेजेंट होंगे स्पूटम में, तभी जो पेशेंट होगा वो डिसीज को ट्रांसमिट कर पाएगा। इसे हम AFB का या ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का
बेसिलरी लोड कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। ट्यूबरकुलोसिस को, जो टीबी की बीमारी है, इसको भी हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में कौन सी है? पहली कैटेगरी है पल्मोनरी और दूसरी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि टीबी जो होती है, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कफ के सिम्टम्स नहीं होते, कफ की जगह दूसरे सिम्टम्स भी उसको होते हैं, जैसे फीवर आना, वेट लॉस होना, नाइट में स्वेटिंग आना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, इसके ये सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट को टीबी है तो हम इसको बोलते हैं कि उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। पल्मोनरी मतलब लंग्स की टीबी, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स को छोड़कर जब टीबी होगी। तो लंग्स में जो टीबी होती है, जिसे अपन पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मामले में 80% जो केसेस होते हैं वो पल्मोनरी टीबी के होते हैं, और लगभग 20% जो केसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केसेस होते हैं, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, 80% मरीज जो आते हैं वो पल्मोनरी टीबी के आते हैं, 20% मरीज जो आते हैं वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के आते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें अपन, तो ये क्यों होती है? ये अपने जब ऑर्गन में पहुंच जाए ये बैक्टीरिया, तो वहां पर जाकर ये हेमेटोजीनस करने लगे। हेमेटोजीनस मतलब ऑर्गन के अंदर ये हीमोलिसिस करने लगे, तब जो सिम्टम्स आते हैं वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आते हैं। जो बेसलाई है, जो बैक्टीरिया है, एएफबी वाला जो बैक्टीरिया है, अगर ये हमारे ब्लड में फ्लो करके अगले दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाता है, तो दूसरे ऑर्गन में जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर बाकी दूसरे सिम्टम्स आएंगे, फीवर आ गया है, वेट लॉस होना, नाइट में स्वेटिंग आना, ये सारे सिम्टम्स उसमें दिखने शुरू हो जाएंगे पेशेंट में। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं अपन। इसको लैब में डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस का। लैब में डायग्नोसिस करने के लिए सबसे कॉमन तो है अपना जेडएन स्टेनिंग, जिसे अपन एएफबी स्टेनिंग भी कहते हैं। जेडएन स्टेनिंग करने पर माइक्रोएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वो लॉन्ग, थोड़े से लंबे, स्लेंडर, बीडेड और एएफबी दिखाई देते हैं। यहाँ पर बीडेड का मतलब क्या है? बीडेड का मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो दानेदार होते हैं। हालांकि ये दानेदार फॉर्म जो है वो अपन को अपने 100x पे माइक्रोस्कोप में देखने पर आराम से समझ में नहीं आता। माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो ये वाली आप इमेज देख रहे हो, है ना, इस इमेज को ध्यान से देखना, आपको तो सिंगल सा एक रॉड दिख रही है ना, लेकिन इनकी जो मार्फोलॉजी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे माला रहती है हमारी, तो एक एक दाना करके जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। अगर आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे, इस इमेज को मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसी इमेज में आपको समझ में आ जाए, तो इसको आप देखोगे ध्यान से, तो आपको कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो इसमें आपको, जैसे ये वाला बैक्टीरिया आप देखो तो इसमें आप देखोगे दानेदार दिखेगा, है ना, दाने 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 करके दिखेगा, है ना। तो इस तरह ये जो बैक्टीरिया होता है वो बीडेड होता है, दाने दाने के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, जब अपन इसकी एएफबी स्टेनिंग करते हैं तो। ठीक है, और लॉन्ग और सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर मतलब हमारे जो ग्राम नेगेटिव बेसलाई थे, ग्राम पॉजिटिव बेसलाई थे, वो बेसलाई इतने लंबे नहीं थे इसके कंपैरिजन में। ये जो होता है वो लंबा होता है। आप देखोगे इमेज में यहाँ पर, अपन ने इससे पहले जितने भी बेसलाई पढ़े हैं वो बेसलाई छोटे साइज के थे, लेकिन ये जो होते हैं वो लॉन्ग बेसलाई होते हैं। तो लॉन्ग होते हैं, बीडेड होते हैं और सिलेंडर होते हैं। कई बार थोड़े बहुत आपको कर्व मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एएफबी जब हम करते हैं स्पूटम से, तो अपन डायरेक्ट पेशेंट का जो स्पूटम का सैंपल है उसको थोड़ा सा सैंपल लेकर और स्लाइड बनाकर और उसकी एएफबी स्टेनिंग करते हैं। एएफबी स्टेनिंग अपन ने शुरुआत में क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ही डिस्कस की है कि एएफबी की स्टेनिंग अपन कैसे करते हैं। पूरी प्रोसेस अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अपन कार्बल फ्यूजन लेते हैं, उसको हल्का सा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद फिर उसको 5 से 7 मिनट बाद धो देंगे, रनिंग टैप वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम उसको H2SO4 से डीकलराइज करते हैं। एक बार H2SO4 से डीकलराइज हो जाए तो उसके बाद में हम फिर आखिरी में जाकर मैथिलीन ब्लू डाल देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो एएफबी की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में बैक्टीरिया बहुत कम है और हमको लग रहा है ये पेशेंट टीबी का ही हो सकता है, माइक्रोस्कोपी में हमको दिख नहीं रहा है, तो हम एक मेथड का यूज करते हैं। इसे हम उसकी कंसंट्रेशन मेथड कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हम बेसिलाई को, बैक्टीरिया को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा कैसे करते हैं?
कंसंट्रेट करेंगे तो हम जो स्पूटम का पार्ट होगा वो उसको हम हटाते हैं। और ये जो मेथड है ये हमारी पेट्रोप मेथड कहलाती है। इसकी आपकी प्रोसीजर में आपको बिल्कुल नहीं जाना कि कैसे मैसेज प्रोसीजर करते हैं इसकी। पेट्रोप मेथड, ये आपको नाम याद रखना है कि पेट्रोप मेथड होती है, जो कि इसकी कंसंट्रेशन मेथड है। थोड़ा बहुत आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप बुक में जाके पढ़ सकते हो, या गूगल पे आप देख सकते हो कि पेट्रोप मेथड का कैसे हम करते हैं। तो पेट्रोप मेथड, यहाँ पर आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है इसका कि पेट्रोप मेथड के थ्रू हम AFB को कंसंट्रेट करते हैं। जहां पर भी कुछ पेशेंट जिनमें अगर बैक्टीरिया हमको कम लग रहे हैं तो उनको अपन ज्यादा इकट्ठा करके हम इस मेथड के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे और कौन कौन सी है मेथड भाई इसकी? अगली है अपनी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस मेथड। फ्लोरेसेंस मेथड अपन ने इससे पहले भी डिस्कस की है। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू जब हम किसी भी बैक्टीरिया को डिस्कवर करते हैं या डिटेक्ट करते हैं तो अपन उसमें फ्लोरेसेंस डाई के थ्रू उसकी स्टैनिंग करते हैं। फ्लोरेसेंस डाई अपन ने पढ़ी है इससे पहले भी। AFB में जो फ्लोरेसेंस डाई अपन यूज करते हैं या तो वो ओरामिन होती है या फिर रोडामिन होती है। ये दो तरह की डाई का अपन यूज करते हैं। ओरामिन फिनॉल या फिर ओरामिन और रोडामिन दोनों को मिक्स करके अपन फ्लोरेसेंस डाई की तरह यूज करते हैं। तो ये जो डाई होंगी इनमें अपन जो भी अपन ने स्लाइड बनाई है स्पूटम की, मान लो अपन ने स्पूटम की स्लाइड बनाई और उसमें अपन ने ओरामिन फिनॉल का बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। कॉमनली जो है वो ओरामिन फिनॉल का बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है। ओरामिन फिनॉल को अपन ने उसमें डाला, थोड़ी देर के लिए रखा, वॉश करने के बाद इसको अपन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये वाली इमेज को जरा ध्यान से देखो आप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, AFB वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ इस तरह से हमको चमकते हुए दिखते हैं। फ्लोरेसेंट डाई के थ्रू हमको ये कुछ इस तरह से ग्रीनिश येलो में आपको शाइनिंग करते हुए दिखेंगे। अगली मेथड है हमारी कल्चर वाली। तो कल्चर मेथड हम जब भी करेंगे, इसका कल्चर करते हैं अगर हम AFB का, हालांकि इसकी जब हम कल्चर करते हैं तो ग्रो बहुत स्लो होती है। करीब 6 से 7 दिन बाद हम इसकी मार्फोलॉजी देख पाते हैं। तो काफी धीरे शुरू करती है ग्रो इसकी बैक्टीरिया जो होता है। कल्चर करने के लिए हम एक स्पेशल मीडिया का यूज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करने के लिए हम कौन सा मीडिया यूज करते हैं। एलजे मीडिया का हम यूज करते हैं इसको कल्चर करने के लिए। और एलजे का जो फुल फॉर्म है वो है लोवेनस्टेन जेनसन। लोवेनस्टेन जेनसन मीडिया का हम यूज करके इसका कल्चर करते हैं। ठीक, इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बायोकेमिकल टेस्ट में कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट हैं, नाम आपको याद रखना है। नियासिन, इनकी प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, नाम भर याद कर लें, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नियासिन है, एमिडेज है, एरल सल्फेटेज है। एरल सल्फेटेज ज्यादा कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ये हम AFB के लिए यूज करते हैं। सिर्फ नाम भर याद कर लो, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। बायोकेमिकल टेस्ट बेसिकली AFB में ज्यादातर यूज किए नहीं जाते। कल्चर करके हम आराम से, कल्चर और माइक्रोस्कोपी दो चीज करके हम इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके कंफर्मेशन जो मेथड होती है वो CBNAT करके एक मेथड होती है, इसको हम न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन मेथड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन मेथड, इसके CBNAT या फिर ट्रूनाट के थ्रू हम इसको कंफर्म करते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं उनका यूज बहुत रेयरली ही होता है, तो एग्जाम में भी उनके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप सिर्फ नाम याद रख लें, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बेसिकली बायोकेमिकल टेस्ट का यूज बहुत कम किया जाता है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए जो सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है वो न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन वाली मेथड मानी जाती है। तो इसमें दो तरह की मेथड होती है, एक होती है हमारी CBNAT, दूसरी होती है ट्रूनाट। हालांकि CBNAT और ट्रूनाट बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है। CBNAT आप यहाँ पर देख रहे हो इमेज, कुछ इस तरह से CBNAT का इक्विपमेंट होता है। इसमें कार्टेज लगाना होता है हमको, कार्टेज। तो इसका जो CBNAT का जो फुल फॉर्म है वो भी कुछ इस तरह से, C मतलब कार्टेज, कार्टेज बेस्ड, CB मतलब कार्टेज बेस्ड, क्योंकि इसमें जो मेथड है वो कार्टेज बेस्ड के थ्रू होती है। ये वाली इमेज आप देख रहे हो, है ना? तो इसमें आप देखोगे, कभी यूट्यूब पे जाकर आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो कि इसमें अंदर कार्टेज लगाकर हम उसमें सैंपल डालते हैं और सैंपल डालकर कार्टेज इसमें डाल देते हैं और उसके थ्रू हम फिर इसमें डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ये हमें बता देता है कि उसमें सैंपल में
AFB है या नहीं है। सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ये सेंसिटिव टेस्ट होता है। मतलब अगर AFB में पॉजिटिव आ रहा है बैक्टीरिया, तो इसके थ्रू हम इसको कंफर्म करते हैं, सीबी नाट के थ्रू, है ना। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सीबी नाट का जो फुल फॉर्म है वो है कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत होते हैं, तो सीबी नाट का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन सा टेस्ट है ट्यूबरकुलिन, जिसे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट ये क्या होता है भाई, इसमें पीपीडी का यूज किया जाता है। पीपीडी को इंट्राडर्मली इनोकुलेट कर देते हैं। पीपीडी क्या है, पीपीडी मतलब है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हम ये जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको इंट्राडर्मली प्रोटीन को, इसके प्यूरिफाइड प्रोटीन को हम इंट्राडर्मली इनोकुलेट कर देते हैं, और लगभग 72 घंटे के बाद हम देखते हैं कि वहां पर इरिथमा तो नहीं हुई। अगर इरिथमा हुई मतलब पॉजिटिव है, और अगर इरिथमा नहीं हुई इसका मतलब टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट में हम पीपीटी का यूज करते हैं, पीपीडी का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्पीशीज है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री का एक और नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, हैंसेन बेसिलाई। हैंसेन एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था। तो जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया तो उनके नाम पे ही इसका एक और नाम है, हैंसेन बेसिलाई। आपको याद रखना है ना। इससे इस तरह के अपन ने शुरुआत में डिस्कस किए थे कि कोच बेसिलाई पढ़े थे अपन ने। इस तरह से 5-6 नाम अपन ने जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं वो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको अपन हैंसेन बेसिलाई बोलते हैं। कोच बेसिलाई किसको बोलते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछने वाला हूं, याद करके रखना आप। लेप्रोसी, ये से जो डिसीज होती है वो लेप्रोसी होती है। और लेप्रोसी में होता क्या है, स्किन और पेरिफेरल नर्व को ये इन्फेक्ट करता है। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो, स्किन में कुछ इस तरह से व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, सफेद दाग तरह के बन जाते हैं, और साथ साथ में ये नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है लेप्रोसी में, ठीक है। स्किन जो होती है वो हाइपोपिगमेंटेड हो जाती है, कुछ इस तरह से सफेद दाग हो जाते हैं, और पूरी बॉडी में ये फैलते हुए चले जाते हैं। तो इसे अपन लेप्रोसी कहते हैं। और लेप्रोसी जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है। डायग्नोसिस करने के लिए, लैब में डायग्नोसिस करने के लिए अपन कल्चर करेंगे, और कल्चर करने के लिए बेसिकली इसका सेल कल्चर का अपन यूज करते हैं। सेल कल्चर अपन बेसिकली माइस या फिर एग इनोकुलेट करके अपन सेल कल्चर का यूज करते हैं। और इसको भी जब अपन देखेंगे तो जेडएन स्टेन के थ्रू ही देखेंगे, एएफबी स्टेनिंग के थ्रू देखेंगे। लेकिन इसकी एएफबी जो मेथड होगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें अपन H2SO4 जो यूज करते हैं वो सिर्फ 5% ही यूज करेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो अपन ने एएफबी स्टेनिंग करते हैं उसमें H2SO4 जो होता है वो 20% होता है। 20% H2SO4 हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ 5% H2SO4 का ही यूज करते हैं। सैंपल में हम स्किन स्क्रैपिंग या फिर लिम्फ नोड्स पंक्चर करके अपन सैंपल निकालते हैं। जहां पर ये सफेद दाग है उस सफेद दाग की स्किन को स्क्रैप करके हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। दोनों के सैंपल में बहुत अंतर है। ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को है तो पेशेंट का जो सैंपल होगा वो बेसिकली स्पुटम होता है। स्पुटम के सैंपल के थ्रू अपन डिटेक्ट करते हैं। लेप्री में हम जो सैंपल लेते हैं वो स्किन की स्क्रैपिंग या फिर अपन लिम्फ नोड को पंक्चर करके, FNAC जैसी प्रोसेस करके अपन पंक्चर करके उसमें लिम्फ नोड का लिम्फ नोड से थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, तो उससे अपन AFB मेथड करते हैं, ये वाली 5% H2SO4 वाली, ठीक है। इसके लिए एक सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए यूज किया जाता है। ये भी अपन सीरोलॉजी में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी अपने सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो अपन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टॉपिक अपने ऐड होने वाले हैं, जो आपको सिलेबस मिला है तो उसमें सीरोलॉजी के टॉपिक नहीं है, वो अपनी ऐड होंगे, ठीक है। तो ये दो तो स्पीशीज अपनी हो गई। तीसरी एक और कैटेगरी है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में NTM कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, इसमें माइकोबैक्टीरियम
अल्सरिनेज आएगा, माइकोबैक्टीरियम कैंसी आएगा, कैंसेसी, और माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, ये कुछ आते हैं, ये जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कई तो ऐसे हैं जो कॉमन सेल्स की तरह नॉन पैथोजेनिक भी हैं, तो अपन उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये 3 का नाम आपको याद रखना है, और इनमें भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इनसे डिसीज कौन सी होती है उतना आप पढ़ लें, सफिशियंट है। तो इनकी डिसीज कौन सी होती है भाई, इनके नाम से ही काफी कुछ समझ में आता है हमको। माइकोबैक्टीरियम अल्सरेनेस जो होता है, इससे अल्सर, ये जो होता है वो अल्सर पैदा करता है ना, ब्रूली अल्सर करके। ये इस तरह की जो डिसीज के नाम है, इनके लिए अपन अलग से चैप्टर को ऐड करेंगे, और उसमें जितनी भी डिसीज है, अपना एक बार पूरा सिलेबस खत्म होता है। एक्चुअली अपन ने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, उसमें थ्योरी में डिसीज को अपन ज्यादा डिटेल में नहीं चल पाए। अब थोड़ा सा अपना टाइम पीरियड बढ़ गया है, एग्जाम की डेट भी बढ़ गई है, और अपना सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो गया है। तो अपन एक टॉपिक अपना एक अलग से सेपरेट ऐड करेंगे, जिसमें जितनी भी डिसीज हैं, अपन ने जितनी भी हेमेटोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी की, सारी डिसीज को अपन एक साथ थोड़े डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आप आराम से दे सकते हो। अपन ने फिलहाल थ्योरी में पढ़े थे, तो सिर्फ नाम नाम पढ़ते गए, ज्यादा डिटेल में नहीं गए, है ना। तो अपन एक अलग से इसका चैप्टर ऐड कर देंगे डिसीज का, ठीक है। तो इससे जो होता है वो अल्सर बनता है, और अल्सर जो बनता है इसका एक अलग नाम है ब्रूली अल्सर। दूसरा जो स्पीसीज है वो माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी है। इससे जो होता है वो पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, जिस तरह से हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, उसी तरह से पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा। अगला है माइकोबैक्टीरियम मेरिनम। माइकोबैक्टीरियम मेरिनम जो होता है, ये स्किन में ही लेसन करता है, और खासतौर पर स्किन में घाव बनाएगा, लेकिन ये खासतौर पर नी और एल्बो, घुटने और जो हमारी कोहनी है, उसमें ज्यादातर स्किन के लेसन बनते हैं इस वाले स्पीसीज से। ये जो मेरिनम है, माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, ये मोस्टली स्विमिंग पूल वाटर में ग्रो करता है। तो स्विमिंग पूल्स के थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। स्विमिंग पूल वाटर में अगर पानी गंदा है, अच्छा नहीं है, तो उसमें उसके थ्रू ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे कौन से बैक्टीरिया के, माइकोबैक्टीरियम मेरिनम के। और इन्फेक्शन क्या करता है, ये स्किन में लेसन करता है, हमारे नी और एल्बो में ज्यादातर स्किन के लेसन्स बनते हैं, ठीक भाई। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, है ना। मॉर्निंग की क्लास में एक दो स्टूडेंट ने भी डाउट किए थे, जैसे विंसेंट एंजाइना करके मॉर्निंग में आया था एक विंसेंट एंजाइना एक वर्ड। तब एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, विंसेंट विंसेंट एंजाइना। तो इसमें क्या होता है, इसमें फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का इन्फेक्शन और फेरिंग्स जो होते हैं उनका इन्फेक्शन, दोनों जब एक साथ होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको अपन ने एक वर्ड में विंसेंट एंजाइना कहते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ये डिसीज के नाम है, ये अपन एक अलग से चैप्टर ऐड करेंगे, तो उसके अलग से चैप्टर में अपन सारी डिसीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो छोटा ही टॉपिक था फिलहाल। अब मैं आप लोग हैंड रेस करते जाएंगे, तो मैं आप लोगों के माइक ऑन करते जा रहा हूं। तो आप कोई डाउट है, एक बार माइक थोड़ा सा अपन बातचीत कर लेते हैं भाई। माइक्रोबायोलॉजी अपनी एंड हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद अपन एक ओवरव्यू की क्लास रखने वाले हैं माइक्रोएक्टियम की, है ना। तो आप लोग जो हैंड रेस करते जा रहे हैं, तो उनका मैं माइक ऑन करते जाऊंगा, तो आप मुझसे बात करते जाना। इसके अलावा माइक्रो बायोलॉजी के अलावा भी अपनी अभी तक जितनी क्लासेस चली हैं, उसमें आपको और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो अपने पास अभी काफी टाइम है, तो अपन कुछ टॉपिक ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं एक एक को लेते हुए चलूंगा। जैसे अभी दीपक ओझा का हैंड रेज हुआ है ना। तो मैं ठीक है हेलो। परमिशन देते हुए चल रहा हूँ, एक एक कोई दूंगा, क्योंकि इकट्ठे अगर सबके माइक ऑन करूंगा तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। चलो दीपक बताओ आप, अब आप सर ये माइक ऑन सीवी कर। नाट। हाँ हेलो। दीपक बोलो। अच्छा, सीवी नाट टेस्ट कब किया जाता है? कंफर्मेटी है क्या सर ये टेस्ट? हाँ सीवी नाट जो होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है दीपक, ठीक है। ठीक। चलो दीपक एक बार बताओ, बाकी लोग भी बताओ। अभी 76 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, है ना। तो 76 स्टूडेंट, सभी के सभी लोग अब थोड़ा सा फीडबैक दे। अपनी क्लास लगभग एंडिंग होने वाली है, तो इसमें अपना और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है, और कुछ चीजें आप ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आप पढ़ा दो, या इसके अलावा भी कुछ ऐसा लगता है ना, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि अब आगे हमारा क्या होने वाला है।
एक बार हमारा सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हमारी डाउट सेशन की क्लास चला करेंगी। डाउट सेशन की क्लास में आपको जो भी डाउट है, तो 1 घंटे की क्लास दिनेश सर की, 1 घंटे की क्लास मेरी, जैसे दोनों हो सकती हैं। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट दिनेश सर ले लेंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी ये दिनेश सर कवर कर लेंगे, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना पूरा करीब 20-25 दिन अपन डाउट सेशन की क्लास रखेंगे, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज अपनी साथ साथ में चलती रहेंगी, है ना। तो एक दो स्टूडेंट ने मुझसे ये बोला था कि सर टेस्ट में जो लाइव टेस्ट चल रहे हैं, तो लाइव टेस्ट में होता क्या है कि अपना जो टाइम पीरियड होता है सिर्फ उतने में आपने टेस्ट दे दिया तो दे दिया, और एक बार सबमिट होने के बाद वो क्वेश्चन दिखते भी नहीं है, रिजल्ट दिखता है तो सिर्फ मेरिट की लिस्ट आती है, तो उसमें उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही है हमारी। तो बहुत अच्छा सजेशन था ये कि लाइव टेस्ट की जगह पर अगर हम प्रैक्टिस वाले ही टेस्ट, जैसे आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपके पास क्या रहता है, भले ही मेरिट बने या ना बने, लेकिन आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू आपके लिए बड़े इंपोर्टेंट है। तो लाइव टेस्ट अपन सिर्फ संडे संडे को ही रहने देंगे, बाकी डेली की डेली जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते, मैं तो सिर्फ 300 की बोल रहा था, 300 से भी ज्यादा अगर पॉसिबल हुए तो अपन उससे भी ज्यादा अपलोड कर दिया करेंगे हम लोग। तो उससे आप डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहो, जहां पर भी कोई डाउट आए किसी क्वेश्चन को, तो आप डायरेक्ट उसको लिख लो अलग से, और लिख के फिर एक साथ मैसेज कर दो, तो अपन डाउट सेशन की क्लासेस रख लिया करेंगे, ठीक है भाई। सर उनका प्रिंट ऑप्शन दे देना, प्रिंट हो जाया करें। किसके डाउट सेशन के? नहीं, सीरीज वाले जब भी चलेंगे उनकी। नहीं नहीं, देखो दीपक, एमसीक्यू जो हमारे टेस्ट प्रैक्टिस चल रहे हैं, तो टेस्ट में तो आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे अपलोड होते हैं, उसमें नोट्स नहीं बनते हैं हमारे, तो वो अलग से उसके नोट्स नहीं बनते हैं, तो आपको उसके नोट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं सभी के ही माइक ऑन करने की परमिशन दे रहा हूं, तो जिन जिन को बात करना हो तो वो अपने माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। अभी एक क्लास हेलो अपनी, हाँ हाँ सर, मुझे ये टेस्ट में दिक्कत आ रही है सर, बायोकेमिकल टेस्ट में सर, इनको याद करने में बड़ी परेशानी आ रही है, भूल जाते हैं। हिना बोल रहे थे आप, हिना? हाँ हाँ हिना बोलो, हाँ हाँ। एग्जाम डेट फाइनल कौन सी है? क्या बोल रहे हो हिना, आप बोलो। सर एग्जाम के फाइनल डेट क्या है एग्जाम की, मतलब फाइनल डेट देखो 25 तारीख से एग्जाम शुरू होंगे, तो 26 से 27 को आपका पेपर हो जाएगा। तो फाइनल डेट अभी नहीं आई है, लेकिन 26-27 के आसपास आपका पेपर हो जाएगा, है ना। 10 दिन डेट बढ़ गई है। अच्छा, मतलब 25 से 28 के बीच में कभी भी हो जाएंगे? हाँ 26-27 के आसपास आपका पेपर हो जाएगा। सर उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती? थैंक यू। नहीं नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सर मेरे को हाँ बायोकेमिकल टेस्ट में दिक्कत हो रही है सर, याद करने में, किसका कौन सा टेस्ट है। चलो ठीक कोई है, तो इसकी यार ट्रिक है क्या? चलो ठीक है, तो टेस्ट को याद करने के लिए अपन, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्रिक बना दूंगा, ट्रिक बनाने के थ्रू अपन ट्रिक पे अपन अलग से क्लासेस रख लिया करेंगे, है ना। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोले बोले। मैं ये बोल रहा था सर, जो 20% ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं डायग्नोस के लिए? वो भी हमारा सीबीनेट ही होता है, बस सैंपल उसमें अलग हो जाएगा। हेलो। 20% जो नॉन ट्यूबर। हाँ हाँ हेलो। हाँ कपिल बोलो। सर जैसे टीवी गोल्ड भी होता है ना सर, तो वो भी कंफर्मेटरी एक तरह का टेस्ट है ना सर? हाँ टीबी गोल्ड भी कंफर्मेटरी है, लेकिन टीबी नाट का ज्यादातर यूज होता है। हेलो। हाँ राजा बोलो। नहीं सर, टीबी गोल्ड का तो सरकार ने मान्यता खत्म कर दी है सर। अच्छा देखो, क्योंकि मान्यता ही सर क्या खत्म कर होता दी। है, बहुत लोगों को नॉन पॉजिटिव आता है स्पेसिफिक सर। होता है टीबी गोल्ड। मतलब नहीं सर, वो क्या है, आजकल सभी को पॉजिटिव आने लगा है, तो उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। चलो अभी हाँ। जो सीवी नाट आया है सर, वो सीवी नाट से 100% कंफर्मेटेड टेस्ट है। हेलो। ठीक ठीक है, चलो सीवी नाट का ही यूज किया जाता है अभी कंफर्मेटरी के लिए, टीबी गोल्ड हटा दिया गया ना एक्चुअली। मैंने पहले टीबी में काम किया है। हाँ अमीन बोलो। सर थोड़ा सा मुझे माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा सा मतलब स्पोर के बारे में थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, उसके बारे में मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है।
चलो माइक्रोबायोलॉजी में तो अपनी एक ओवरव्यू की क्लास अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है, तो उसमें काफी कुछ ट्रिक अपन पढ़ेंगे, उसमें जी सर। बहुत सारी चीजें अपन याद करने की ट्रिक पढ़ लेंगे। उसके बावजूद भी आपको लगे तो आप बताना, तो अपन ट्रिक और बना सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। तो चलो और बताएं मुन्ना का। हेलो हाँ हाँ, सर टीबी गोल्ड टेस्ट है ना, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए किया जाता है। एक सेकंड रुकना, एक साथ सबके माइक ऑन हो रहे हैं, तो मैं एक बार पहले सबको म्यूट कर रहा हूँ, है ना, म्यूट करके अब मैं 1 बाय 1 एक एक को परमिशन दे रहा हूँ ना, तो जिसके बाद जैसे अभी मैं फिलहाल पहले है ना 1 बाय 1 लेता हूँ, जो हैंड रेस करते जा रहे हैं। तो अभी पहले मैं किरण कर रहा हूँ। किरण अभी आप माइक ऑन कर सकते हो, है ना, अपन एक एक करके बात कर लेंगे। हेलो सर। हाँ किरण बोलो। सर बॉर्न टीवी के लिए बच्चों में जो बॉर्न टीवी होती है उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सीबी नाइट सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट है, और इसमें चाहे सैंपल स्पूटम हो चाहे स्किन का हो, कोई भी सैंपल हो, हमारे सैंपल सीबी नाइट उसमें कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलो ये मैं माइक ऑन इसलिए करवा रहा हूँ आपके फीडबैक के लिए, कि आप लोग फीडबैक बताएं, कोई चीज आपको ऐड करवाना हो कुछ भी, तो इस तरह से। चलो प्रीति, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अब प्रीति कोई बात करना हो आपको तो बताएं। प्रीति बर्मन। सर आपने बता दिया सर ट्रिक के बारे में, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के बारे में, सर कि कैसे याद करेंगे सर, वही पूछना था सर। चलो ठीक है। अच्छा ये नंबर नाम में कैसे कंफ्यूजन है कि जैसे प्रीति नाम लिखा। चलो ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। रेशमा का मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। रेशमा बोले आप। गुड इवनिंग सर। सर मैं बोल रही थी कि बायोकेमिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट हम पुराना पढ़ चुके हैं सर, तो वो जैसे हम भूलते जा रहे हैं और एग्जाम भी लेट हो गई है, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए? वही आप पुराने टॉपिक रिकॉर्डेड क्लास देखते जाओ। आप रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के रिकॉर्डेड क्लास देखो, और नोट्स अपन ने और काफी शॉर्ट नोट्स हैं, तो उनको पढ़ते जाओ, याद करते जाओ आपको उनको। तो सर नॉर्मल वो नोट्स अपने सेल्फ बनाने चाहिए क्या? सेल्फ बना नहीं, के तो सर पढ़ेंगे, अब सेल्फ बनाने आएंगे का कहाँ टाइम नहीं से? बचा है रेशमा, है ना। सेल्फ जी बनाने सर। का हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है सेल्फ बनाने का। सेल्फ तब बनाया जाता है अपने पास टाइम की लिमिट हो। जैसे अगर आपने शुरुआत से कोर्स परचेस किया होता, तो आप साथ साथ में बनाते हुए भी चलते। अब देखो, नोट्स बनाने का मतलब हमारा ये होता है कि आप साथ में कोई चीज पढ़ रहे हो, तो उसमें जैसे अभी अपन ने डिसीज पढ़ा था ना, जैसे विंसेंट एंजाइन आया, तो विंसेंट एंजाइन अपने नोट्स में आया, बट अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन आई कि विंसेंट एंजाइना क्या होता है, तो आप इसको गूगल में सर्च करोगे या किताब में सर्च करोगे, तो वहीं पर उस जो नोट्स है वहीं पे एक लाइन आप ऐड कर दो। हमने जो नोट्स दिए तो बीच बीच में आपका कहीं गैप है, कहीं कुछ है, तो इस गैप का आप यूज कर दो। इस गैप में आप अपने विंसेंट एंजाइन लिखो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, तो इसमें जो नोट्स हैं उसी में कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं ना। तो मैं हूं या दिनेश सर हैं, जब भी हम ये बोलते हैं कि आप खुद के नोट्स भी बनाया करो, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो नोट्स हैं उसी में ही आप अपनी चीजों को ऐड करते जाओ। कुछ चीजें आपको मान लो पहले से ही याद है तो उसको हटा दो, जो चीजें याद नहीं है तो उसको जोड़ दो, है ना, ऐसा। तो अलग से अब टाइम नहीं बचा है कि आप कॉपी लेके और फिर नोट्स बनाओ। अब तो जो नोट्स हैं उसी से आप पढ़ो, साथ साथ में कोई चीजें ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो तृप्ति का माइक ऑन कर रहा हूँ मैं। तृप्ति बोले, आप क्या बोल रहे हो? तृप्ति कुछ बोल रहे हो तो आप। हेलो हाँ तृप्ति बोलो। सर, ये बोले थे कि वो जैसे बाकी सब्जेक्ट में ना जो डायग्नोसिस है किसी भी चीज के साथ, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, बिलीरुबिन हो, जीओडी हाँ पीओडी, हाँ तो सर उसकी ना डिजीज बहुत मिक्सअप हो रही है। और सर ऐसे हिमेटो में भी मतलब, और अभी जैसे हाँ। माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं ना सर, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही डिजीज, जैसे कई बार कोई बैक्टीरिया एक ही डिजीज को भी मतलब बार बार उसमें आ रही है। हाँ, तो डिसीज के लिए एक अपन अलग से चैप्टर रख देंगे ना। इससे पहले भी मैंने बोला है, डिसीज के लिए अपन एक अलग चैप्टर रखे। डिसीज को एक साथ ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक चीजों को अपन एक साथ पढ़ो तो अपनी कंफ्यूजन कम होती है, क्योंकि हेमेटोलॉजी में कुछ डिसीज आई, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारी आई हैं, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी आई हैं। तो जी अलग से अपना एक चैप्टर बनेगा, तो ये हो सकता है 2 या 3 दिन तक लगातार चले। तो अपन सर। सबसे आखिरी में जब अपने पूरे सिलेबस 75 टॉपिक हो जाएंगे, तो बाद में मैं एक टॉपिक और ऐड करूंगा, तो उसमें जितनी भी डिसीज होंगी उनको मैं आपको अपन उसकी क्लास रख लेंगे। 2 या 3 दिन क्लास उसकी हो सकती है। ठीक है, तो अपने जो भी आपको ये डाउट है इस तरह से कि याद नहीं हो पा रही, डिसीज प्रॉब्लम आ रही, तो वो अपन कवर हो जाएगा उसमें।
ठीक है सर, मुझे आपसे एक चीज और समझनी थी, वो सिकल सेल एनीमिया में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस सर समझना था। हाँ तृप्ति, देखो अब जो ये जो जितने भी डाउट वाले हैं, तो ये हमारी डाउट सेशन की क्लास चला करेगी। तो ये जस्ट कोई भी आपको डाउट है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जस्ट कम्युनिटी पे एक मैसेज डाल दो कि सर ये चीज समझ में नहीं है। इससे पहले भी एक दो लोगों के मैसेज पड़े हैं, तो वो सारे मैसेज जैसे क्लास होगी तो उसके आपके मैसेज लेके हम डाउट सेशन रख लेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट के डाउट सेशन दिनेश सर करेंगे, कुछ सब्जेक्ट के मैं करूंगा, है ना। तो जहाँ पे भी जैसे भी पॉसिबल हो गया, तो हम साथ साथ में हमारी जो 15-20 दिन है वो सिर्फ डाउट सेशन की ही क्लास रहेगी। वो भी कोई भी आपको डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई याद नहीं आ रहा, कोई टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो 15-20 दिन में आपको कवर करना है फिर। ठीक है तृप्ति? सर मुझे थोड़ा माइक्रोटोम भी समझना था सर, बहुत सारे सर टाइप है, बहुत मिक्सअप होता है, किसमें कर्व सेक्शन, किसमें थिन सेक्शन। माइक्रोटॉम तो बहुत अच्छे डिटेल में समझाया दिनेश सर ने, बहुत अच्छी लेंदी क्लास ली है, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत अच्छी क्लास ली है दिनेश सर ने। फिर भी आपको डाउट सेशन है तो डाउट में आप एक मैसेज डाल देना, तो अपने डाउट सेशन की क्लास जब शुरू होंगी अपने नेक्स्ट मंथ से 2-3 तारीख से शुरू हो जाएंगी, तो वो उसमें आप डिस्कस कर देंगे दिनेश सर आपको। ठीक है जी सर। चलो मैं अब मुन्ना, आप बताएं मुन्ना क्या बोल रहे थे आप? मुन्ना बसिया। सर टीबी गोल्ड का बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, कन्फर्मेटरी नहीं है वो, है ना? हाँ ओनली कंफर्मेटरी तो नहीं है, पर जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, मतलब पल्मोनरी के अलावा है, तो उसके लिए टीबी गोल्ड के, जैसे कहीं गठान हो शरीर में, कुछ भी हो, तो हाँ ब्लड से होता है ये, तो इसके लिए फिर ये टीबी गोल्ड किया जाता है, हमारे वहाँ पे होता है गवर्नमेंट में। अच्छा अच्छा, तो देखो जो लोग STLS है, टीवी के टेक्नीशियन है, तो उनको ज्यादा डिटेल में नॉलेज है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग होता है चीजें, तो हो सकता है टीवी गोल्ड कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं बंद हो गया है, लेकिन अभी भी चल रहा होगा नहीं, तो गवर्नमेंट में चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है अभी भी। ओके चलो ठीक है। और सर वो प्रैक्टिस सेट का देख लेना सर कभी। हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल मुन्ना, जरूर, ये तो 100% अपना। तो अपन लाइव टेस्ट की जगह अब अपन प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बार बार देखने को मिले, बार बार आप प्रैक्टिस कर पाए, है ना। तो जिस तरह से अपने टॉपिक वाले टेस्ट चल रहे थे, वैसे अपन हम लोग और टॉपिक वाले टेस्ट और ऐड करके और इकट्ठे मिक्स करके भी बहुत सारे क्वेश्चन अब अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो अपना लगभग क्लासेस एंड होने वाली, तो अब पूरा फोकस जो रहेगा वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ही रहेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे MCQ हमारे पास हैं, बस अपलोड करना हम शुरू कर देंगे 1-2 दिन बाद। ठीक है? ठीक है सर। चलो इसके बाद में राजा, तो बात हो ही गई राजा तुमसे। शिव सागर शुक्ला, बताएं, माइक ऑन करें शिव सागर। हेलो। हाँ शिव सागर हाँ बोलो। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिव सागर बोलो। हाँ सर, ये कह रहा था कि अपना तो वैसे डाउट अभी तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो डाउट हाँ तो अभी नहीं आएगा। डाउट तो, जब हाँ डाउट की क्लासेस तो देखो अपनी लगातार चला करेंगी। और सर पूरे 15-20 आपका दिन डाउट की नोट्स, क्लासेस चलना। हाँ आपका नोट्स से बहुत अच्छा है। और सर आपको तो हम 2019 से पता है हमें। अच्छा थैंक यू सर। जब हाँ आपका STLS में 3rd रैंक था। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। हाँ हमने भी पेपर दिया था STLS का, तो अच्छा अच्छा मैं जनरल से था, इसलिए मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा सर। हाँ, ओके तो अभी तो संविदा में हूँ, यही टीवी में ही हूँ। ये जो टीवी गोल्ड की बात कर रहे हैं, इस समय हाँ इकरा आया है, इगरा अच्छा हाँ हाँ इग्रा हाँ आया है ब्लड से। हाँ हाँ तो वो अपन करते हैं, हम ट्रू नॉट में काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ओके। जी सर, तो ठीक है, अभी आज तो कोई डाउट ही नहीं इसमें टीवी वाले में। नहीं एक्चुअली डाउट के लिए नहीं, अभी मैंने फिलहाल माइक ऑन की है फीडबैक के लिए। फीडबैक की मतलब आप हाँ कोई क्लासेस में कोई चेंजेस चाह रहे हो, तो वो चेंजेस आप करवा सकते हो। अभी अपने पास टाइम है, अभी अपने पास देखो अभी 24 है, तो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में और क्या क्या आपको लग रहा है वो चीजें आप करवा सकते हो। डाउट की तो नहीं अपनी सर। लगातार पूरे 20 दिन तक क्लास चलना है, तो डाउट में तो आपके डेली डाउट हाँ क्लासेस रहेंगी। अभी नहीं कोई सर, फीडबैक तो मेरे हिसाब से बहुत, सर आपका नोट्स वगैरह बहुत चलो मेन चीजें हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग तैयारी कर पाए तो 100% सिलेक्शन होगा ही। चलो थैंक ऐसा यू शिव सागर, थैंक यू। चलो अरे सर वेलकम सर। चलो अन्नपूर्णा, ठीक है, माइक ऑन थैंक कर रहा हूँ मैं आपको, अन्नपूर्णा बोले आप। अन्नपूर्णा। दिव्यानी आप भी माइक ऑन कर सकते हो, दिव्यानी। सर मैं ये बोल रही थी हाँ कि जो दिव्या। हम लोग के नॉन टेक्निकल पार्ट हैं हाँ हाँ ये टेस्ट सीरीज नहीं हो सकती क्या?
होंगे बिल्कुल, उसके भी जैसे टेस्ट सीरीज। नॉन टेक्निक, जैसे हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं, रोज हम लोग टेस्ट देते हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रैक्टिस है वो बना रहेगा और बाकी सब भी पढ़ाई होती रहेगी। ऐसा बिल्कुल दिव्या जी ना, पहले एक्चुअली पहले मेरे माइंड में ये था कि हम एग्जाम की तरह जितने मतलब मैथ में 2-4 क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, इस तरह से मिक्स करके दूं। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो जी सर, मैथ की प्रैक्टिस भी, की बहुत जरूरत है। हाँ तो मैथ की भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होंगी, जैसे जैसे आप सर ने पढ़ाते गए, जैसे नंबर सिस्टम पहले पढ़ाया, फिर सिंप्लीफिकेशन, तो इसी तरह से पहले नंबर सिस्टम के फिर सिंप्लीफिकेशन के ऐसे टेस्ट अपलोड होंगे। और नहीं अभी एक सर, ऐसा नहीं, सर हाँ ने हाँ क्लास कंप्लीट कर दिया तो हम चाहते हैं, ऐसा बाकी सब स्टूडेंट का नहीं बता सकती, मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ कि वो पढ़ा चुके हैं टोटल, तो हम लोग को तो बनता है ना, अपने से प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने, तो मिक्स वाइज बुक टेस्ट सीरीज मतलब 20-20 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन अगर रोज हम लोग को मिलते हैं सारे इसके, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब का, तो ऐसा रहेगा कि अगर पेपर में उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम हम लोग को बनेंगे। तो चलो ठीक है, तो अपन मिक्स वाली कर लिया करेंगे, जैसे मैथ पे रखा तो मैं अपन सिर्फ मैथ का करके मिक्स क्योंकि कर लो। कंप्लीट हो गया है कोर्स, अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं होता और ऐसे सीरीज से चलता तो वो तो बनेंगे ही। चलो ठीक है, तो फिर अपन ऐसा कर लेंगे, मैथ का अलग से रख लेंगे, इंग्लिश का अलग से रख लेंगे, हिंदी का अलग, तो जी उसके सर। मिक्स करके कर देंगे। जैसे मैथ के क्वेश्चन है तो मैथ वाले क्वेश्चन मिक्स करके कर दिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले मिक्स जी सर, करके कर क्योंकि दिए। हम लोग के नॉन टेक्निकल पार्ट जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, और पहला बिल्कुल। ऐसा कोई ऐप है जो हम लोग को नॉन टेक्निकल भी पढ़ा रहा है, तो ऐसे में तो हम लोग को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ना सर। चलो दिव्या जी, बिल्कुल अच्छा फीडबैक दिया आपने। तो आपको जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके मिक्स करके अपन जी टेस्ट अपलोड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, जी है ना। सर, उसको भी जरूरी है करना ना, इसलिए ठीक है बिल्कुल। सर। थैंक ओके यू ओके, सर। थैंक यू दिव्यानी। चलें तो कुमार आप बोलें, कुमार। कैसे हैं सर? हाँ अभी किसका माइक ऑन हो, कुमार का? ओके कुमार बोलो। सर मैं बोल रहा था कि एक लेक्चर जो है तो माइकोलॉजी के ही हो जाता। माइकोलॉजी आता नहीं है, संजय बोल रहा हो ना? संजय तुम्हारा कुमार नाम से आ रहा है, यस तो सर। माइकोलॉजी से क्वेश्चन आते नहीं है संजय, कभी भी नहीं आए, मतलब व्यापम में तो कभी नहीं आए माइकोलॉजी से क्वेश्चन। अगर एम्स वगैरह को टारगेट करके अगर अपनी क्लास चल रही होती तो अपन माइकोलॉजी रख भी सकते थे, फिर भी ऐसा लगता है तो अपन एक आध नोट्स में अपलोड कर दूंगा, तो वो नोट्स आप पढ़ लेना, है ना। बाकी लगेगा क्लास तो अपन कर सकते हैं, एक आध दिन की क्लास। बाकी बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि माइकोलॉजी की जरूरत है, आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं बने उससे। ठीक है, ओके सर। चलो कुलदीप आप बोले। हाँ सर, ये कह रहा हूँ आगे की जो जो क्लासेस हैं वो 3 टाइम्स होंगी क्या? नहीं, आगे की क्लासेस जो है वो टॉपिक पे नहीं चलेंगी, वो डाउट सेशन चलेंगे। डाउट सेशन मतलब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिले करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे तो अब किसी क्वेश्चन में आपका डाउट बन रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकला, कहाँ से निकला, तो वो आप मैसेज करना हमको, और फिर मैसेज करके मैं या फिर दिनेश सर उसका डाउट आपको क्लियर करेंगे, है ना। तो एक साथ में एक ही क्लास में 8-8 10-10 डाउट आपके रहा करेंगे। हो सकता है दिनेश सर और मेरी दोनों की अलग अलग क्लास है ना, तो वो डाउट सेशन की क्लास अपनी अलग रहेगी। ठीक है राजा तुम्हारा माइक ऑन है, बताओ कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो। हाँ राजा बोलो। हेलो। हाँ राजा बोलो। हेलो। सर मैं कह रहा था, अब जो डिसीज पे आप जो शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे थे, हाँ हाँ तो उसमें ये है कि किस बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, और उसके आगे एक टेस्ट स्पेशल और स्टेनी में केमिकल, तो बच्चों को अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा, तो वो नहीं जल्दी भी याद हो जाएंगे सर। फिर तो वो नोट्स बहुत लेंथी हो जाएंगे अगर अपन 4-4 चीजें उसमें नहीं ऐड सर, करेंगे। सिर्फ जैसे कि नहीं सर, उसमें से वेक्टर का नाम और एलजी मीडिया जैसे यूज करते हैं, और जेल्डन स्ट्रिंग, सिंपल 4 चीजें, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ज्यादातर टेस्ट ही पूछे जाते हैं, डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं बने सर, चलो देखता जितने हूँ मैं भी इस तरह से, अगर 3-4 साल बस के वैसे अपने नोट्स में इस तरह से है, शुरुआत में आप देखोगे तो है क्लिनिकल सर में। वो। हाँ, बाकी लोग बोल रहे हैं कि बहुत मिक्सअप हो रहा है, तो वो आप अगर डिसीज पढ़ाएंगे तो सर उसमें हो जाएगा कवर सर। चलो और देखते एक हैं अपना अगर सर पैरासाइटोलॉजी बच गया है सर एक। पैरासाइटोलॉजी होने वाली है अभी, इसके बाद अपनी पैरासाइटोलॉजी ही शुरू, कल से आपकी पैरासाइटोलॉजी की क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है हाँ, उसमें भी चलो। 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं सर, तो हाँ चलो, तो डिसीज में जितना अच्छा पॉसिबल हुआ उतने अच्छे नोट्स बना के और जितने अच्छा हो सकता है अपन क्लासेस कर लेंगे, तो उसका एक अलग से अपन टॉपिक रख लेंगे, 1 या 2 दिन क्लास उसकी हो सकती है, ठीक है, वो अपन देख लेंगे।
चलो और आगे देखे भाई, दिनेश डामर, आपका माइक ऑन कर रहा हूं मैं। दिनेश डामर, हाँ दिनेश बोलो। अन्नपूर्णा आप बोलो, अन्नपूर्णा। हेलो। हाँ अन्नपूर्णा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं ये बोल रही थी सर, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हाँ हाँ, जो इसके मतलब चार्ट है उससे मतलब पढ़ने में सर समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है कि मतलब ये अच्छे से याद हो जाए इसका स्पीसीज और मतलब मतलब इसको नाम्स वगैरह इसके याद नहीं होते, क्योंकि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सेम सेम है एकदम से उनके नाम्स और चार्ट सेम है। तो चलो इसके बाद अपनी अभी क्लास होने वाली 7 बजे, आधे घंटे बाद, है ना। तो उसमें अपन काफी कुछ ट्रिक डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो ट्रिक वैसे सफिशिएंट है। मैं हमेशा ट्रिक का यूज कम ही करता हूँ। मैं बोलता हूँ ट्रिक ना बनाए तो अपन ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी अपनी एक क्लास होने वाली है, उसमें ट्रिक ही ट्रिक अपन पढ़ेंगे। तो उतनी ट्रिक के अलावा भी अगर आपको ट्रिक लगे तो आप बोल देना, तो अपन और ट्रिक बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना। तो उसके लिए अपनी एक क्लास अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है कि किस तरह से अपन को माइक्रोबायोलॉजी याद करना है। ठीक है अन्नपूर्णा जी सर, और पूछ रही थी जैसे हम तो अभी लास्ट में मतलब इससे ऐड हुए हैं, तो सर हमारा जो बहुत सारा टॉपिक छूटा हुआ है, तो उसका फिर डाउट बस रहेगा कि मतलब उसका कुछ रिवीजन वगैरह करने नहीं, के लिए रिवीजन तो पॉसिबल नहीं। रिवीजन की जरूरत ही क्या है? आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, आपको रिकॉर्डेड क्लास देखो। आपको डाउट सेशन पे कोई डाउट आता है, डाउट पूछो, है ना। रिकॉर्डेड क्लास आप टाइम निकाल के सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास देखो, और कभी कोई डाउट बनता है तो डाउट सेशन में आप क्वेश्चन पूछो, तो वो अपन कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। चलो राखी, आप माइक ऑन कर सकते हो, राखी कुमारी। हेलो। हाँ राखी बोलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ राखी बोलो। सर आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दिनेश सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर थैंक यू सर राखी। हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर मेरा एंटीजन एंटीबॉडी सर टॉपिक है बहुत ज्यादा, मतलब मुझे समझ में ही बिल्कुल नहीं आता है। मैंने काफी बार ट्राई कर लिया, सेल्फ स्टडी भी कर ली। तो राखी अभी अपना एंटीजन एंटीबॉडी टॉपिक हुआ ही नहीं, अपना इम्यूनोलॉजी वाला सेक्शन पूरा रह गया है। पहले अपन पैरासाइट को कवर करेंगे, फिर क्लिनिकल, उसके बाद में सबसे लास्ट में अपन ने रखा ही इसीलिए है क्योंकि इम्यूनोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है याद करने में, समझने में। ठीक है, पहले उसका सब्जेक्ट कवर हो जाए, उसके बाद में फिर जो डाउट रहेगी तो आप पूछ लेना, तो अपन डाउट सेशन में रख के उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर, और जो सर संडे को जो टेस्ट होते हैं हाँ। वो सर थोड़ा प्रैक्टिस में मिल जाएंगे सर वो क्वेश्चन, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है वो, तो वो मुझे रिटर्न नहीं मिल पाते, देख ही नहीं पाते हम। नहीं, मैंने जितने भी टेस्ट होते हैं संडे के दिन, तो संडे के दिन पहले 24 घंटे के लिए लिंक खुलती है, और उसके फिर 1-2 दिन बाद वो दोबारा से लिंक ओपन कर देता हूं, तो वो फिर 30 तारीख तक ओपन है। जैसे आप देखोगे जितने भी टेस्ट हैं वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अलग हैं, और अपना जो पेड वाला कोर्स है उसमें अलग है। तो पेड वाले कोर्स में जाकर आप उसके देखोगे तो आपको दोबारा से वो नोट्स आपको खुले मिल जाएंगे ना। तो अब अपन क्या करेंगे, लाइव टेस्ट ना करके प्रैक्टिस वाली टेस्ट सीरीज अपलोड करने शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि लाइव वाले टेस्ट में क्या होता है, जैसे ही अपन सबमिट करो तो क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, वो फिर रिजल्ट आता है तब मिलते हैं। तो अपन प्रैक्टिस वाली टेस्ट सीरीज अब अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके राखी। चलिए अब सिफा, आपका माइक ऑन कर रहा हूं मैं, सिफा बोलें। हेलो। हाँ सिफा बोलो। सर मैं ये कह रही थी, जैसे अभी इसके पहले एग्जाम जो हुआ था हाँ। उस पे कुछ क्वेश्चन जो आए थे अपने सिलेबस से हटके थे, जैसे कुछ सूत्र आए थे सर, तो अगर एक बार बता दिए जाएं तो रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो चीज से भूल गई है पहले। तो सूत्र अपने आप देखना, जी के जीएस की क्लास में महेश सर ने डिस्कस किए हैं। तो महेश सर की क्लास थोड़ी सी जल्दी जल्दी चली है, लेकिन आप देखोगे नोट्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स में एक टॉपिक है रासायनिक सूत्र नाम से, है ना। तो जी के जीएस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जीएस वाले हैं, जैसे रासायनिक सूत्र हो गए, हमारे वैज्ञानिक के नाम हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने नॉन टेक्निकल पार्ट में भी इंक्लूड होते हैं, अपने टेक्निकल पार्ट में भी आते हैं। तो जितने भी रासायनिक सूत्र है ना, पहले वैसे ये जीके का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के इंक्लूड करवाया था। आप देखोगे एक टॉपिक आपको मिलेगा रासायनिक सूत्र वाला, उसमें जितने भी रासायनिक सूत्र हैं, जैसे अमलगम का सूत्र क्या होता है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, ये आपको। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी सर, इसलिए मुझे। हाँ, तो आपको नॉलेज होगा नहीं सिफा। जी के जीएस की क्लास में ये टॉपिक अलग से है, रासायनिक सूत्र, आप जाके उसको पढ़ लेना। ठीक है थैंक यू सर।
चलो, और दिनेश डामर, आपसे तो बात हो गई है मेरी, एक बार मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ। प्रीति बर्मन से भी हो गई है। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी और किसी के माइक ऑन नहीं हुए, मतलब हैंड रेज नहीं हुआ, किसी को और को लग रहा हो तो आप हैंड रेज कर दें, अदरवाइज अपन अभी फिलहाल क्लास ओवर कर रहे हैं। प्रीति बर्मन ने किया दोबारा, ओके। चलो प्रीति बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? सर बायोकेमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है सर केवल दोबारा, लिपिड प्रोफाइल या फिर लिपिड कार्बोहाइड्रेट और इन भूल जा रहे हैं दोबारा, तो इसको थोड़ा दोबारा। मैं बोलता हूँ हमेशा दीवार पे चिपका दिया करो पोस्टर, बार बार देख जाओ तो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी जैसे बायोकेमिस्ट्री में नॉर्मल वैल्यू याद करना है अपन को, है ना। अब बायोकेमिस्ट्री में दोनों चीजें हैं, मेमोरेबल पॉइंट भी है और कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी हैं। तो बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी, इसकी तो इतनी अच्छी क्लासेस चली, दिनेश सर ने इतना एक्सप्लेन किया है बायोकेमिस्ट्री को, उसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए ना। जो है प्रॉब्लम आपको तो सिर्फ याद करने में प्रॉब्लम है, तो याद करने के लिए 2-3 चीजें अपन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमेशा आप चार्ट बना के घर की दीवारों पे चिपका दो, बार बार उसको रिवाइज करो। और कुछ आपको लगता है तो अपन 1 बाय 1 आपके जो भी डाउट रहेंगे उसको अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर आपको लगता है कि ट्रिक की कहीं पे जरूरत है तो ट्रिक बनाने में मैं माहिर हूँ पूरी की पूरी गॉडकर की बुक की ट्रिक बना सकता हूँ, लेकिन मैं कम से कम बनाने की कोशिश करता हूँ। जहां पर भी जो भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, आप सिर्फ एक मैसेज डाल देना कि गौरव सर इसकी ट्रिक चाहिए हमको, तो उसकी एक कविता बना के, शायरी बना के मैं आपको अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, है ना। जैसे नॉर्मल वैल्यू हो गया या कुछ चीजें हो गई तो अपन उसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो मुझे आप बता देना, है ना। फिलहाल अभी ये अपने डाउट सेशन की क्लास में करेंगे, अभी पहले अपना सिलेबस खत्म कर लें अपन, उसके बाद में अपन देखेंगे आगे। चलो, इसके बाद में दिव्यानी ने माइक ऑन किया। दिव्यानी बोले, आपने हैंड रेज किया। सर मैं ये बोल रही थी, माइक्रोबायोलॉजी का ट्रिक बना दीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी अपनी क्लास होने वाली है अभी, अपनी ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक ठीक है अपन सर। अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है चलो सर, फिलहाल थैंक यू। अभी के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं। अभी 7 बजे फिर से मेरी क्लास है, तो उसमें अपन ट्रिक वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, ओवरव्यू करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो ये फिलहाल थोड़ी सी फीडबैक के लिए क्लास थी। आपकी डाउट सेशन की क्लास लगातार चलेंगी अपना एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद फिर से, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।